नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर तेवतिया ज्ञानधारा एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पॉलिटी सीरीज के अगले चरण में। और आज का हमारा विषय है 16 दिसंबर 2017 सेकंड शिफ्ट में हुए यूपीएसआई के पेपर के सभी पॉलिटी से आए हुए क्वेश्चंस। तो बिना देर किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है। तो ये बेसिकली कौन से आपातकाल के बारे में बात करते हैं, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत जो लगती है, तो उस आपातकाल के बारे में बात की गई है। तो अभी तक हमारे देश में लगभग 3 बार आपातकाल लग चुका है। और 3 बार कब कब लगा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो पहला आपातकाल लगा था हमारा 1962 से 1968 तक, यानी कि जब इंडो चाइना वॉर और इंडो पाकिस्तान वॉर हुए थे, तो उस टाइम पे आपातकाल लगा था पहली बार। दूसरी बार आपातकाल जो हमारा लगा है वो कब लगा था, 1971 1971 में आपातकाल लगा था। वो लगा था 13 दिसंबर से 17 दिसंबर 1971 तक। उसके बाद फिर जो सबसे ज़्यादा चर्चित है आपातकाल, वो लगा था जो इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाया गया था। तो 1975 से 1977 तक, यानी कि ये लगभग 2 साल का आपातकाल रहा था। और ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। तो इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद होते हैं। तो इसको ये क्वेश्चन जब 2017 में आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि 545 तो हमारी लोकसभा में सीटें हुआ करती थी, मतलब 545 सीटें हुआ करती थी। और जो सांसद होते थे लोकसभा में, वो भी कितने होते थे। संसदीय क्षेत्र मतलब बेसिकली संसदीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं हम। संसदीय क्षेत्र 543 हुआ करते थे, क्योंकि 2 सीट जो होती थी वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 2019 में 104वां संविधान संशोधन आया है, जिससे एंग्लो इंडियंस की जो सीट हैं, जो राष्ट्रपति जिनको नामित करता है, तो वो दोनों सीटें हटा दी गई हैं संसद से, यानी कि लोकसभा से। तो अभी क्या है कि अभी 543 ही जो है हमारे लोकसभा क्षेत्र हो जाते हैं। और 543 ही अब जो अपनी लोकसभा में अभी सीटें बची हुई हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यानी अभी के हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका मतलब बी हो जाएगा, 543। लेकिन 2017 में इसका आंसर ए था, यानी कि 543 आपके जो है संसदीय क्षेत्र हो जाते थे और 545 लोकसभा की सीटें हो जाती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से 2 व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज सिक्स्थ के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। तो अब इस बारे में क्या कह सकते हैं हम, 1947 का जो यानी कि 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था, उसके तहत वायसराय के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था। मतलब भारत आज़ाद हो गया था और यहाँ पे एक गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था। तो पहले गवर्नर जनरल जो थे भारत के, वो आज़ाद भारत के बात कर रहे हैं हम, तो वो माउंटबेटन थे। और उसके बाद सी राजगोपालाचारी जो है आपके गवर्नर जनरल बने हैं। और 1950 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है, तब से ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति का पद इसके बाद से आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने ये जो है फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ए, यानी कि 2 महीने। तो 2 महीने के अंदर जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो वो फिर जो है संसद के सामने रखा जाता है, दोनों सदनों के सामने। तो उनको 2 महीने के अंदर अंदर जो है इसको अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, तो क्या होगा, जब भी वो सेशन में आएगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको अनुमोदन मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका आ जाता है, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो आपको पी और क्यू 2 इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो ये बताना है कि कौन सा सही है। अब ये बताता है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि केंद्र और राज्य संबंध से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आर्टिकल ये जो अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। अब इस बारे में क्या है कि ये निर्देश हैं एक तरीके से कि जो है राज्य जो भी कानून बनाएगी, जो राज्य सरकार जो भी कानून बनाएगी, वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को बाईपास नहीं करने चाहिए। यानी कि संसद के जो कानून हैं उनकी सख्ती जो है वो राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों से थोड़ी ज़्यादा होगी। यानी कि राज्य के कानून संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को बाईपास नहीं कर सकते। तो ये एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 256 में बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 257 में क्या प्रावधान है।
प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तो राज्य की कार्यकारी शक्ति, बिल्कुल ये भी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करा गया है और इसमें क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून ऐसे होने चाहिए कि वो मतलब बाधा ना डाले आपके केंद्र द्वारा बनाए संघ की जो कार्यकारी शक्ति है उसके अमल में बाधा न डाले। ठीक है जी, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, पी और क्यू दोनों आपके ठीक है, इस हिसाब से अपना आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट 6 पे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पी लिखा हुआ है, अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ यानी कि कॉलेजियम, तो ये तो यहाँ पे ही गलत हो जाता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति का जो चुनाव करने वाला जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ना कि कॉलेजियम। कॉलेजियम सिस्टम जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को जो न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त करने के लिए होता है, ना कि राष्ट्रपति को। तो पहला तो ये यहीं से ही खत्म हो जाता है। और अगर इसमें कॉलेजियम नहीं भी होता तो आगे जो लिखा हुआ है उल्लेखनीय रिक्तियां हों तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। तो आपका पी बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यू की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना जो नाम मतपत्र दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में चाहिए होते हैं। तो आपका बिल्कुल क्यू बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्यू यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि पी तो बिल्कुल गलत है हमारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो सातवां आपका आ जाता है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये अभी क्वेश्चन हम बिल्कुल पहले पढ़ चुके हैं जिसमें लोकसभा की सीटों के बारे में जिक्र है। तो अभी पहले क्या होता था, 2017 में 2 सीटें रिजर्व होती थी लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियंस के लिए। लेकिन अब क्या है कि जब से 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन, तो उसके तहत जो है जो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व सीटें ये हटा दी गई हैं। तो फिलहाल आपके हिसाब से आंसर हमारा हो जाएगा डी, और 2017 के पेपर के हिसाब से आंसर हमारा था बी। यानी कि आप फिलहाल अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम डी लगा के आएंगे। तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, संसद अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती है। निम्न में से कौन सा मामला उपरोक्त कथन से संबंधित है? तो ये आपके सामने 4 केस दिए हुए हैं। तो इसमें बताना है कि जो हमारा क्वेश्चन है इससे संबंधित कौन सा केस हो जाता है। तो एक तो सबसे पहले ये मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है कि मूल ढांचे को आप अमेंडमेंट के तहत मतलब नहीं लेके आ सकते। आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान के मूल ढांचे को अमेंड नहीं किया जा सकता है। बाकी पूरे संविधान को अमेंड कर दो, लेकिन मूल ढांचा वही का वही बना रहना चाहिए। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया था, ये केशवानंद भारती बनाम केरल केस, ये 24 अप्रैल 1973 को ये निर्णय आया था। बाकी के 3 निर्णय इंदिरा साहनी बनाम भारतीय राज्य जो भारतीय संघ है, ये आपका 1992 में और रिजर्वेशन से, ओबीसी क्रीमी लेयर के रिजर्वेशन से संबंधित केस है। विशाखा बनाम जो राजस्थान राज्य है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। ये हो जाता है कार्यस्थल पर महिलाओं का जो शोषण होता है, तो ये उससे संबंधित केस है और इसी केस में विशाखा गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। नेक्स्ट अपना चंपकम दोराईराजन केस है और ये आपका मद्रास राज्य का केस हो जाता है। और इसमें मतलब ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके जो जाति आधारित आरक्षण होता है, तो उससे संबंधित केस है चंपकम दोराईराजन। केशवानंद भारती केस आपका बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। तो अभी तक सबसे बड़ी जो जजेस की बेंच थी, 13 जजेस की बेंच, वो केशवानंद भारती केस में ही बैठी थी। और इसमें जो है संविधान के संशोधन से संबंधित बहुत ही अहम निर्णय लिया गया था। तो आपका केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली सीरीज में भी करवा चुका हूँ, मतलब पिछली वीडियोस में भी करवा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे, एच.जे. कानिया। नेक्स्ट, संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो 42वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। तो उस टाइम पे जो है आपके जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे वो भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्य के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो 1957 के विद्रोह के बाद क्या हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, मतलब दिल्ली पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था 1857 की क्रांति के बाद। तो 1858 में ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, भारत सरकार अधिनियम आता है। तो उसके तहत क्या होता है कि कंपनी का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 12 की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये होते हैं आपके निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। तो हमें बताना है कि मतलब कौन सा आर्टिकल पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो इसमें आपको PQR दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना, तो ये आर्टिकल 38 आर्टिकल 38 की बात है। उसके बाद समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, ये आर्टिकल 39A यानी कि 39A की बात है। और नेक्स्ट R में लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, आर्टिकल 40 की बात है। तो सबसे पहले इन्हें हमें व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले P आएगा, फिर Q आएगा, फिर R आएगा। तो PQR हमारे ऑप्शन C में है। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 13 की तरफ, निम्न में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सत्य है। तो PIL से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसमें आपके P और Q दो ऑप्शन है। तो एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई तो फिर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही बात है। अगर एक बार जनहित याचिका दायर हो गई है और उस पर सुनवाई हो चुकी है तो फिर वो वापस नहीं ली जा सकती है। P आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चलते हैं Q की तरफ। तो जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है। तो ये एक मतलब ये एक सिंगल किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होती जनहित याचिका, यानी ये लोक साधारण के लिए होती है। तो इसमें एक व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं कर सकते। हमारा ऑप्शन P यानी कि ऑप्शन B जो है केवल P, ये बिल्कुल सही हो जाता है। और आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव यानी कि सरकार के खिलाफ अविश्वास, यानी कि सरकार जो है संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है या जो भी है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मंत्रिमंडल होता है, सरकार जो एग्जीक्यूटिव होती है मेन, तो उसमें क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है मंत्रिमंडल, जिसका अध्यक्ष यानी कि जिसका हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये अब इसमें क्या होता है कि सरकार जो होती है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, मंत्रिमंडल जो होता है, वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें ये केवल अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तो ऑप्शन P तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। बिल्कुल सही बात है। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ ही ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन P और Q दोनों सही हो जाते हैं इसमें। तो ऑप्शन D हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस हिसाब से आज के हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और आपको सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप जो है सारे के सारे सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लाइक कीजिए, कमेंट वगैरह कीजिए, अपने जो भी सजेशंस हैं वो हमें कमेंट में लिखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। और पुरानी अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।